नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे और इसके लिए गुरुवार से कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही। और राज्य कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पूर्व में ही सदस्यता अभियान समिति का गठन किया था और 16 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभागार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्यम से विधिवत रूप से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी और सभी जिला और शहर अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य दिया जाएगा। और वहीं 19 सितंबर को यात्रा के दूसरे दिन रुड़की से प्रारंभ होकर यात्रा 10 बजे मेवड़ इमली खेड़ा और होते हुए 12 बजे चुड़ियाला रोड भगवानपुर पहुंचेगी और यहां पर जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। और वहीं 2 बजे जवरेड़ा में जनसभा को शाम 5 बजे और मंगलौर में जनसभा के साथ दूसरे दिन की यात्रा का समापन होगा। और वहीं 20 सितंबर को सुबह 11 बजे ढंडेरा के गौतम पार्क में जनसभा के साथ यात्रा प्रारंभ होकर 12:30 बजे लंडोड़ा और 1:30 बजे लक्सर में जनसभा होगी। और वहीं 3 बजे सुल्तानपुर, 4 बजे फेरपुर और में जनसभा के बाद शाम 6 बजे कनखल में जनसभा के साथ दूसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में जनता में उत्साह देखने को मिला और इसका पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और वहीं ओम्स बैंक के चेयरमैन सुभाष कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर बात किया और उन्होंने कहा कि कोर्ट में ठीक से अगर पैरवी हो तो राज्य में जो भी संस्थान है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि कोर्ट में ठीक से पैरवी हो तो 1200 मेगावाट बिजली राज्य में मुफ्त में मिल सकती है। और वहीं ओम मैन के चेयरमैन सुभाष कुमार ने बताया कि कोर्ट में ठीक से पैरवी होने पर राज्य में जो भी संस्था है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। और उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ और टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश में, जिससे टीएचडीसी की उत्पादन बिजली से 25% रॉयल्टी राज्य को मिलनी चाहिए। हालांकि अभी रॉयल्टी यूपी को मिल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि टीएचडीसी लिमिटेड राज्य और देश में स्थित अपने पावर हाउस से करीब 4300 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जिसका 25% राज्य को मिलना चाहिए। और वहीं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इस मौके पर राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और पीएम मोदी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव, लोकसभा स्पीकर समेत कई नेताओं ने धामी को जन्मदिन की बधाई दी और धामी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की और सीएम ने दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। और वहीं आपको बता दें कि सीएम ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया है और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिठाइयां भी बांटी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत है और सीएम ने कहा कि संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दो ऐसी शक्तियां हैं, इनमें से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों तक पहुंचे हैं।
और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को अपने जन्मदिन पर बड़ा तोहफा दिया और उन्होंने मार्च 2022 तक राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने पर युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया और देवभूमि उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और वहीं राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आम आदमी पार्टी के नेता और 2022 के लिए आप पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनकी बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने अपनी आप पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान कर्नल कोटियाल बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर बरसे। आम आदमी पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद आज कर्नल अजय कोटियाल जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली है और इस दौरान अजय कोटियाल द्वारा भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी घोषणा करती है वैसे ही दोनों दल आम आदमी पार्टी पर हमला शुरू कर देते हैं। और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर राज्य में काम होगा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर प्रदेश को अग्रणी राज्य में शामिल करना है। और वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रही है और उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को देख परख के साथ मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल पार्टी का फोकस मौजूदा समय में आम लोगों के बीच जाकर पार्टी के विचारों को रखने के साथ साथ पार्टी को मजबूत कर रही है और इसके लिए पार्टी ने गढ़वाल, कुमाऊं और तराई की कमान अलग अलग सौंपी है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी और इसके साथ ही राज्य में शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। चुनाव की नजदीकियों के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के नेता मानते हैं कि आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई देगी और वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और वहीं आप कभी 300 यूनिट मुफ्त की बिजली तो कभी आध्यात्मिक राजधानी के नाम पर राज्य की सत्ता में आने के इरादे से अपनी कोशिशों में जुटी हुई है और इन बातों को और वादों को लेकर बीजेपी आम आदमी पर हमलावर है। और वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि लंबे समय से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ही रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली का पैटर्न नहीं चलेगा। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल की माने तो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो रोजगार की बात करते हैं, केवल पानी और बिजली की ही बात करते हैं। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के नेता मानते हैं कि आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की और कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 28 जून के निर्णय से यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चार धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए और कोर्ट की यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली और वहीं साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी और चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद भी लगाई जा रही है।
वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया और चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए आदेश दिया गया। और वहीं इसको लेकर उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। उत्तराखंड में पिछले महीने भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और नदियां उफान पर होने के कारण राज्य में काफी तबाही हुई है और इसके बाद अब सितंबर में भी मानसून की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और सितंबर में अब तक 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और मौसम विभाग ने अब चेतावनी दी है कि सितंबर में अभी और बारिश होगी। और वहीं आपको बता दें कि इस जिलों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इस महीने बागेश्वर में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और वहीं देहरादून समेत कुछ जिलों में अभी औसत से बारिश कम ही हुई है और 1 से 14 सितंबर तक के आंकड़ों की बात की जाए तो औसत से ज़्यादा बारिश हुई और इस दौरान 115 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अब तक 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। और वहीं बागेश्वर में 202% ज़्यादा तक बारिश हो गई है, क्योंकि 77 मिलीमीटर औसतन रहता है, लेकिन 14 दिनों में आंकड़ा 234 मिलीमीटर का रहा। और चमोली में 144% और वहीं चंपावत में भी 58% ज़्यादा बारिश हुई है। और पहाड़ी जिलों के उलट मैदानी इलाकों में इस दौरान कम बारिश दर्ज की गई। नैनीताल में 41% और यूएस नगर में 39%, हरिद्वार में 30% और देहरादून में औसतन से 25% कम बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 49 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 33 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 296 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 2 जिलों रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला और वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में 1-1, चंपावत, हरिद्वार और नैनीताल में 2-2 और वहीं देहरादून में 10, पौड़ी में 20 और पिथौरागढ़ में 4 और उत्तरकाशी में 5 संक्रमित मरीज मिले। और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,310 हो गई और इनमें से 3,29,554 लोग ठीक हो चुके। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 95% और संक्रमण दर 0.26% दर्ज की गई है। और वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो गया और अलीगढ़ को इस विश्वविद्यालय की सौगात दी जाएगी और इसकी घोषणा सूबे के प्रधानमंत्री ने 2019 में ही कर दी थी। और ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन, जिनके नाम पर सूबे की राजनीति गरमा चुकी है। और वहीं आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सपा के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सांप्रदायिकता की राजनीति करते थे और सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार ढोंग कर रही। खैर, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो सितंबर 2019 में ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा कर दी थी।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए आखिर योगदान क्या रहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने अपने जीवन में निभाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्वासित सरकार का मतलब है अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेसी नहीं रहे। हालांकि इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक जरूर थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ में महात्मा गांधी से उनके पत्राचार से होता है। आपको बताते चले, सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका ही नहीं मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोले जाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा भी हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन लीज पर दी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके योगदान का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पहलू पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता उमर पीरजादा कहते हैं कि देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारी यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे। ऐसे में हम सब के लिए उनके नाम पर एक शैक्षणिक केंद्र का खुलना गर्व की बात है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह पर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एएमयू के निर्माण में उनके योगदान का जिक्र करने पर उमर पीरजादा ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में 3.8 एकड़ की जमीन लीज पर दी थी। यह जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहाँ आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी खाली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 467 एकड़ से ज्यादा हिस्से में है और इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा दूसरे लोगों ने भी जमीन दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को यूनिवर्सिटी कैंपस में किस तरीके से सजोया गया है, इस बारे में जानकारी देते हुए उमर पीरजादा ने कहा, हम लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आजाद लाइब्रेरी में उनकी बड़ी तस्वीर है। उन पर कई किताबें हैं। हम लोगों ने खास तौर पर उन्हें सजो कर रखा। समय समय पर उनके सम्मान में सेमिनार और संगोष्ठियां भी होती रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई हस्तियां मसलन सर सैयद हॉल, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, सरोजनी नायडू हॉल, ध्यानचंद हॉस्टल, इंदिरा गांधी हॉस्टल जैसे नामों की सूची में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल भले न हो, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस उन्हें भूल गया हो, यह भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि 1977 में एएमओ कॉलेज अलीगढ़ के शताब्दी समारोह के आयोजन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी हिंदू मुसलमान के पचड़े में पड़े ही नहीं। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के तौर पर भी जाना गया। इस पूरे मामले पर आदित्य चौधरी कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाते रहे। वे कहते भी थे कि एक ही धर्म होना चाहिए, प्रेम धर्म। और तो और वे लोगों को अपना नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप तक बताया करते थे। ऐसे में उन्हें हिंदू या केवल जाट तक केंद्रित करना उचित न होगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करके राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय आज की पीढ़ी से करा दिया। केंद्रीय मंत्री आपको बताते चले संजीव बाल्यान ने कहा है कि देखिए, हम लोगों की पीढ़ी को तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मालूम था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। अब तक उन तक जानकारी पहुंचेगी तो उन्हें भी सम्मान का बोध होगा कि हमारे समुदाय का व्यक्ति कितना बड़ा आदमी था।
मौजूदा समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाट किसान 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे, उसे देखते हुए इसे जाट समुदाय को मनाने की कोशिश के तौर पर भी विशेषज्ञ देख रहे। हालांकि संजीव बाल्यान इन दोनों पहलुओं को अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी निर्माण की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तब की थी जब किसान आंदोलन शुरू भी न हुआ था, यानी कि 2019 में। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण इत्यादि में समय लगता है, इसलिए अभी शिलान्यास हो रहा है। आपको बताते चले, जानकार कहते हैं कि जाट को आप ऐसा इकलौता समुदाय मान सकते हैं जो अपना नेता चुनते वक्त बहुत दिमाग नहीं लगाता, इसलिए वो अपना समर्थन कब किसको देगा इसका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेशल डेस्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।